And welcome to IYF Education, an initiative by Indian Youth Foundation. So guys, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की बुक समकालीन विश्व में राजनीति का 5th चैप्टर, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। सो गाइज, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें ये समकालीन दक्षिण एशिया यानी दक्षिण एशिया का एक मानचित्र है, जिसमें कितने देश हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। तो इसमें करीब 8 देश शामिल हैं। हाल ही में अभी अफगानिस्तान 2011 में शामिल हुआ था सार्क समिट, सार्क देशों में दक्षिण एशिया में इसको शामिल किया गया था। सो इसमें हम इन सभी की राजनीतिक व्यवस्था और इनकी शासन व्यवस्था में हम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अब पाकिस्तान, नेपाल, अन्य सभी देशों के साथ हम इसके भारत के संबंध भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये भारत के साथ इनका व्यवहार है या भारत के साथ इनका किस तरीके का रवैया रहता है और इनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय की कुछ मुख्य बातों के साथ। जैसे इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया किसे कहते हैं और ये इसमें क्या है। इसके साथ बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण एशिया में रहने वाले पाकिस्तान के साथ संघर्ष और संबंध। इस चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे नेपाल में लोकतंत्र किस तरीके से आया, उसमें लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद इसमें लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। बांग्लादेश का उदय, यानी कि बांग्लादेश का उदय किस तरीके से और उसने फिर किस प्रकार अपनी शासन व्यवस्था को सुनियोजित किया। इसके अंतर्गत फिर इन सभी सार्क समिट और साफ्टा के संगठन के बारे में हम सार्क संगठन और साफ्टा के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें कुछ हम डिस्कस करेंगे बीमस्टेक, जो अभी हाल ही में सार्क की विफलताओं के बाद ये बीमस्टेक एक नया संगठन बनाया गया है और ये किस तरीके से एक साउथ एशिया के देशों के लिए कार्यरत करता है या हेल्पफुल या लाभान्वित कर सकता है। तो आज हम केवल पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में, यानी पाकिस्तान का टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। पाकिस्तान के साथ संघर्ष और उसके संबंध, यानी कि पाकिस्तान से जितने भी हमारे गिले शिकवे हैं, भारत के साथ जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितने भी संबंध हुए, जितने भी समझौते हैं, उन सभी को हम इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते किस प्रकार है, मधुर है या खराब है। ज़्यादा तक हमें पता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के जो संबंध है वो कभी अच्छे नहीं बन पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया क्या? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आदि देशों को इंगित करता है और इसके लिए हमने इसका दक्षिण एशिया पद का उपयोग किया जाता है, यानी कि इन देश में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ साथ अभी हाल ही में अफगानिस्तान को भी इसमें सम्मिलित किया गया है दक्षिण एशिया में। अब देखो दक्षिण एशिया की शासन व्यवस्था कैसी है कि दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अर्थात अगर हम संपूर्ण बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे शुरुआती दौर में लोकतंत्र था, फिर सैन्य शासन आया, उसके बाद अभी वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत भूटान की तो वहाँ पे राजतंत्र है, वहाँ पे राजा का शासन चलता है। भारत और मालदीव में भी लोकतंत्र जो है वो 1968 के बाद स्थापित हुआ। नेपाल में भी लोकतंत्र जो है 2006 में लोकतंत्र वहाँ पे कायम है, उससे पहले वहाँ पे राजतंत्र था, राजा का शासन चलता था। पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र और सैन्य के बीच हमेशा कुश्ती चलती रहती है, तो कभी सेना वहाँ पे सत्ता संभालती तो कभी लोकतंत्र वहाँ पर सत्ता संभालती है। अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पर चल रही है, जिसके प्रधानमंत्री इमरान खान जी हैं, सत्ता पर काबिज हैं। उसके बाद अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली हुई है और वह अभी प्रक्रिया चल रही है। तो भारत और श्रीलंका ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम किया, यानी कि जैसे ही वो स्वतंत्र हुए ब्रिटेन से, वैसे ही इन दोनों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक कायम रखा है, अभी तक वो चला रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक दोनों का शासन रहा है, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे देश है जहाँ पर दोनों ही शासन व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक और सैनिक शासन व्यवस्था कभी भी कैसे भी आ सकती है। नेपाल में 2006 में लोकतंत्र कायम है और वहाँ पे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है 2006 के बाद। मालदीव में 1968 में सल्तनत को ख़त्म कर 1968 में लोकतंत्र को कायम किया गया और अभी भी वहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था कायम है। सो इसमें दक्षिण एशिया में जो सबसे पहला देश है के बारे में आज पढ़ेंगे हम, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान
साल 1991 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई। यानी कि जो स्वतंत्र पाकिस्तान जब हुआ, वहाँ पे जब सरकार बनी तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने वो थे लियाकत अली खान। उनकी हत्या करने के बाद प्रधानमंत्री बने ख्वाजा निज़ामुद्दीन, जो गवर्नर जनरल मालिक गुलाम मोहम्मद ने पद से हटा दिया। यानी कि कौन थे? ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ठीक है ना, ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो गवर्नर जनरल थे, उनको भी इनके पद से हटा दिया गया। किनके द्वारा? गुलाम मोहम्मद के द्वारा। 1956 में पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान पहले एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, लेकिन उसको 56 में क्या कर दिया गया? एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और इसके बाद पाकिस्तान में बार बार सेना ने सत्ता हासिल करने के लिए लोकतंत्र का गला घोट डाला। यानी कि जैसे ही पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित हुआ 1956 में, उसी वक्त से ही पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का डमाडोल होने लगा। अब देखो, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कब कब बनी और सैनिक शासन कब कब आया। तो पहले हम बात करें लोकतंत्र सैनिक शासन की, तो जनरल आयूब खान 1960 तक उन्होंने शासन किया, 1960 में शासन किया और 71 तक किया। फिर उसके बाद आयूब खान के बाद आए जनरल याह्या खान, जो 1971 में उन्होंने शासन 1971 में तक शासन किया, 1960 तक। फिर उसके बाद आए जनरल जियाउल हक 1977 में, ठीक। उसके बाद है परवेज मुशर्रफ 2001 में। तो ये थे सैनिक शासन, ये सारे जनरल थे, सैन्य प्रमुख थे जिन्होंने सैनिक शासन को लोकतंत्र को भंग करके सैनिक शासन को स्थापित की। और अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में देखिए जुल्फिकार सबसे पहली जो लोकतांत्रिक शासन बनी व्यवस्था थी सैनिक शासन को हटा के, वो थी जुल्फिकार अली भुट्टो, जो 1971 से 1977 तक रही। फिर आई बेनज़ीर भुट्टो 1986 में, पाकिस्तान पीपुल्स ऑफ पीपीपी पार्टी बनाई इन्होंने, पीपुल्स ऑफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बनाई। फिर आए नवाज शरीफ 1990 में आए। फिर इमरान खान, वर्तमान समय के जो हैं अभी इमरान खान हैं। 1990 से 2008 के बीच 18 के बीच काफ़ी ऐसे नेता है, लोग सैनिक शासन भी रहा और लोकतांत्रिक भी रहा, ठीक। तो ये तो था कुछ फिगर लोकतंत्र और सैनिक शासन का। आइए अब जानते हैं लोकतंत्र के लिए संघर्ष, यानी पाकिस्तान में किस तरीके से लोकतंत्र के लिए निरंतर संघर्ष चलते रहे। तो ये साल 1958 में पाकिस्तान के तत्कालिक सेना प्रमुख आयूब खान ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए सत्ता अपने कब्जे में ले ली थी और देश में पूरा मार्शल लॉ लगा दिया। इसके बाद 1960 में वह देश के राष्ट्रपति बनाए गए। यानी कि सन 1958 में उन्होंने राष्ट्रपति लोकतंत्र को सरकार को भंग करते हुए संपूर्ण देश में मार्शल लॉ स्थापित किया और 1960 में वह देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, अपने आप को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद आयूब खान के इस्तीफा देने के बाद 1969 में जनरल याह्या खान सत्ता पर काबिज हुए। यानी कि 1969 के बाद 69 में याह्या खान जी राष्ट्रपति बने और जनरल याह्या खान के नेतृत्व में ही पाकिस्तान को 1971 में भारत के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और याह्या खान को पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रधानमंत्री लोकतंत्र के माध्यम से जनता के आक्रोश के द्वारा याह्या खान को हटाया गया और लोकतांत्रिक चुनाव करवाए गए और जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री जनमत संग्रह के माध्यम से बनाया गया। और यह सरकार भी ज़्यादा चली नहीं। 1977 में जनरल जियाउल हक ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाया, यानी कि जुल्फिकार अली को हटा दिया और अपने आप को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त किया और पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो को 1979 में फांसी पर लटका दिया। यानी उनको भ्रष्टाचार मुक्त करा के भ्रष्टाचार पर आरोप लगाकर उनको 1979 में फांसी पर लटका दिया। तो वहाँ की आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सैन्य शासन है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो सरकार चल रही है उसको किस तरीके से भंग करती है और उस पर अपनी सत्ता काबिज करती है। देखिए, साल 1986 में जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर आती हैं। अब 1986 में बेनज़ीर भुट्टो, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी, वो पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बनी। जो 1990 में बेनज़ीर को अब क्या करते हैं, नवाज शरीफ आते हैं जो
बेनज़ीर को भ्रष्टाचार और अक्षमता का आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया जाता है। अब उसके 1990 में प्रधानमंत्री बनते हैं नवाज शरीफ। फिर जब नवाज शरीफ 1990 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको राष्ट्रपति इशाक खान और नवाज शरीफ दोनों को ही सेना के दबाव में इस्तीफा देना पड़ जाता है। यानी कि 1993 में वो इस्तीफा दे देते हैं और 1999 में फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सत्ता की बागडोर संभाली। उसके बाद फिर यूसुफ रज़ा गिलानी आते हैं, उसके बाद फिर दोबारा नवाज शरीफ आते हैं। तो इस तरीके से जो शहरी शासन लोकतंत्र दोनों में कशमकश चलती रहती है। पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम ना होने के कारण, यानी कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस तरीके से सैन्य शासन और लोकतंत्र में बार बार संघर्ष देखने को मिलता है कि दोनों ही शासन एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए या उसको प्रभावित करती रहती हैं। जैसे सैनिक शासन आता है तो लोकतंत्र समाप्त हो जाता है, लोकतंत्र आता है तो सैन्य शासन प्रभावी उसको ख़त्म करने के लिए निरंतर कहीं ना कहीं चाले, षड्यंत्र, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसको समाप्त करता रहता है। जो तालमेल है सरकार और सैन्य तंत्र के बीच वो मेलजोल नहीं बैठता। तो अब ऐसा क्या कारण है कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो कायम नहीं हो पाता है? तो पाकिस्तान में लोकतांत्रिकरण के रास्ते बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। पाकिस्तान में कभी भी सैन्य शासन तो कभी लोकतंत्र शासन चलता रहता है। वहाँ ये आम बात है कि कब सैन्य शासन आ जाए, कब लोकतंत्र चल जाए, वहाँ किसी को नहीं पता रहता है। ये वहाँ पर आम सी बात हो चुकी है। वहाँ सैन्य शक्ति स्थापित होने और लोकतंत्र को मजबूत करने से रोकने में निम्नलिखित कारण की भूमिका निभाते हैं। यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि ऐसी क्या बात है जिससे पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी भी कायम नहीं हो पाता है, लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता। तो सबसे पहला जो है इसकी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं तथा सेना का दबदबा है। यानी कि पाकिस्तान का जो समाज है उसमें ज़्यादातर कट्टरपंथियों और धार्मिक नेताओं का वर्चस्व रहता है, और जो रही कहीं कसर है वो पाकिस्तान की सेना पूरी कर देती है। और अवसर मिलते ही सैनिक शक्ति और नागरिक प्रशासन को प्रभावी हो जाते हैं। यानी कि निरंतर इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कब वह सैनिक शासन का इस्तेमाल करते हुए लोकतांत्रिक सरकार पर दबाव बनाए और उसको हटाकर अपना शासन स्थापित कर दें। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान में आरंभ से ही सैनिक शक्ति पर नागरिक प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रहा है। यानी कि पाकिस्तान में सैनिक शक्ति पर नियंत्रण करने का कोई प्रावधान या कोई भी ऐसा कानून, ऐसा प्रशासन कोई कार्य नहीं कर पाती, जिस वजह से सैनिक शक्तियाँ हमेशा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर हावी हो जाती हैं और वो लोकतंत्र को असफल कर देती हैं। अब देखिए, निर्वाचित सरकारें भ्रष्टाचार मुक्त और प्रशासन स्थापित नहीं कर पाई है। यानी कि जितनी भी निर्वाचित सरकार हैं वो ये भ्रष्टाचार से इतनी लिप्त हो जाते हैं कि अन्य जो सैनिक शासन है वो उनको हटाकर अपना शासन लगा देता है, स्थापित कर देता है। यही वजह है कि बार बार भ्रष्टाचार जो सरकारें हैं उनकी वजह से लोकतंत्र कभी भी स्थापित नहीं हो पाता, और भ्रष्टाचार के कारण ही लोगों का सरकार से विश्वास उठ जाता है, जिस वजह से वो सैन्य शासन फिर उस पर हावी होने लगता है। अब वो चौथा क्या है कि लोकतांत्रिक सरकारें भी विदेशी सहायता पर आश्रित रहती हैं और देश में सामाजिक आर्थिक विकास की ओर ध्यान नहीं देती। जनता में प्रशासन के प्रति असंतोष बना रहता है। अब लोकतांत्रिक सरकारें हमेशा विदेशी सहायता के लिए देखती रहती है, लोगों के लिए ना तो सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए कोई भी वो काम नहीं करते, हमेशा दूसरे देशों की मदद के पर निर्भर रहती है। जैसे पाकिस्तान अभी हाल ही में उसके ऊपर काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में कर्जा है, वो चाइना से निरंतर रूप से विदेशी मुद्रा कई यूएस डॉलर में कर्ज लेता रहता है, जिस वजह से उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब हो चुकी है। लोगों की ज़रूरतें, लोगों की आकांक्षाएं वो पूरी नहीं कर पा रही हैं, जिस वजह से जनता में प्रशासन के प्रति असंतोष उत्पन्न हो जाता है, और वह इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो कट्टरपंथी हैं, जो सैनिक प्रशासन के जो लोग हैं, वो लोकतंत्र को भंग करते हुए अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। सो गाइस, अब देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि भारत और पाक का विवाद क्या क्या है। तो भारत और पाक का विवाद जो है, हम अगर देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच 3,330 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और यह देखते हुए सीमा के आसपास एक तनावपूर्ण स्थिति रहती है। यानी कि हमारी जो भारत का विभाजन हुआ था, तो भारत का विभाजन हुआ 1947 में, जिसमें पाकिस्तान और भारत बने, और हमारी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगभग 3,323 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और मोस्टली ज़्यादातर हमारी जो झगड़े हैं वो हमारे सीमा विवाद को लेकर अधिक उत्पन्न होते हैं। तो पहला जो विवाद है हमारा भारत पाकिस्तान को लेकर,
वो है सीमा विवाद सियाचिन और सर्करिक रेखा को लेकर। तो देखो ये मैप, यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप और पाकिस्तान का मैप लगाया हुआ है, जिसमें लाल कलर की जो लाइन है और ब्लू कलर की जो लाइन है ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और जो लाल कलर की लाइन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। जो कश्मीर पर जब इन्होंने, पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पे जब हमला किया और उस पर ऑक्यूपाइड, उसको कब्ज़ा कर लिया, तो यूएनओ ने कश्मीर का 2 हिस्सा किया था। आधा हिस्सा कहलाया पश्चिमी अधिकृत कश्मीर और बाकी शेष हिस्सा कश्मीर कहलाया। तो पीओके को और इस कश्मीर को कंट्रोल करने के लिए एक ये जो रेड कलर की लाइन है ये खींची गई, जिसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि इनके नियमों का पालन किया जाता है। इसको मैं आगे इसको और अच्छे से वर्णन करूँगा। इसमें कहने का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि यहाँ की जो भारतीय हैं वो उस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, और वहाँ के जो पाकिस्तानी कश्मीर है या पाकिस्तानी के जो लोग हैं वो इनकी लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी LOC के जो नियम तय किए गए हैं, पाकिस्तान निरंतर उनका सीज़ फायर उल्लंघन करता रहता है, जिस वजह से भारत में वो सैन्य हमले या अन्य आतंकवादी गतिविधियों पर हमेशा वो भारत के खिलाफ करता रहता है। दूसरा है जल विवाद, यानी कि ये जो विवाद है सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर था। तो सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत के साथ इसमें काफ़ी वाद विवाद रहा, जिसकी मध्यस्थता सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर 1960 में ये मसला सुलझा लिया गया था। आगे भी हम इसका जिक्र करेंगे, भारत पाकिस्तान के समझौते में हम इसको पढ़ेंगे। तीसरा है आतंकवाद, जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये ताज होटल की, तो इसमें 26/11 की घटना थी। इससे पहले एक और घटना हुई थी जो संसद भवन में की गई थी, फायरिंग की गई थी। तो इस तरीके से कई आतंकी हमले भारत के खिलाफ साजिश होती रही है और निरंतर वो करते रहते हैं। इसके साथ साथ 1985 से 95 तक 10 सालों तक भारत में खालिस्तान को वह हथियार सप्लाई करते थे, ताकि वो भारत में कई तरीके के आतंकवाद को बढ़ावा दे सके। यानी कि जो खालिस्तान था, पंजाब के जो सिख जो थे, जो खालिस्तान की मांग करते थे, उन खालिस्तान समुदाय के लोगों को पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया, हथियार मुहैया कराए, जिस वजह से वो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उकसाता रहा है। इसके बाद है हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ से कहने का तात्पर्य है कि भारत और पाकिस्तान निरंतर भारत से बराबर की अपनी शक्ति को भारत के बराबर करने के लिए निरंतर भारत से हथियारों की होड़ में लगा रहा। इसके साथ साथ पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अब हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान भी जब से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हुआ है वो निरंतर भारत को परमाणु हथियार की धौंस दिखाता है और उस पर गीदड़ भभकियाँ भी देता रहता है। इसकी जो विवाद रहा है हमारा ISI पर रहा है, यानी कि ये ISI संगठन ये किसका खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की। तो ये निरंतर हमारे भारत में दंगे भड़काने या आतंकवादी गिरोह को भगाने या उनमें भारत में शामिल करवाने के लिए निरंतर कार्यरत रहता है। जिस तरीके से बांग्लादेश के गांव चटगांव में बंगाल नेपाल के रास्ते हमारे यहाँ दंगे छोटे मोटे आतंकियों के साथ मिलकर ये दंगे करवाने का काम निरंतर करते रहते हैं। अब देखिए भारत पाक संघर्ष, यानी कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ, कब आमने सामने युद्ध हुए। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पहली बार भारत पर सैन्य हमला किया और कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया, जिसे आज हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। दरअसल बात ये थी, जब भारत और का आज़ाद हुआ और उसका विभाजन हुआ तो कश्मीर जो था वो एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहता था, परंतु कश्मीर जो था उस पर पाकिस्तान अपना हक जताना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान पर कश्मीर पर उसने हमला कर उसको अपने राज्य में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन तभी कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने उसकी मदद की। परंतु पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर हमला किया तो भारत ने उस पर जवाबी कार्रवाई ना करते हुए इस मुद्दे को वह संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। लेकिन यूएनओ ने यह दलील दी कि जो कश्मीर था उसको बराबर भागों में, मतलब कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए गए, आधा हिस्सा
कश्मीर जो था वो पाकिस्तान को दे दिया गया और बाकी शेष हिस्सा भारत में शामिल कर दिया। पाकिस्तान को जो हिस्सा मिला उसको हम POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। फिर 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ में सर्करिक रेखा का उल्लंघन करते हुए हमला किया, भारत पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया। अब 1965 में ये युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने हम पर कच्छ से ये हमला स्टार्ट किया और कच्छ से स्टार्ट करते हुए हमें कश्मीर पर भी इन्होंने हमला किया। लेकिन जवाबी कार्रवाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो बहुत ही उत्तेजित और अग्रेसिव नेता थे, और इन्होंने बखूबी डट कर हमारी सेना ने और प्रधानमंत्री ने दोनों ने ही पाकिस्तान का सामना किया और उसको हराया। 1971 में एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की सेना आमने सामने थी और इस युद्ध में करीब 94,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया था। अब ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भारत ने पहल की थी पहले, क्योंकि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान के चुंगल से भारत ने उसको आज़ाद कराया था और एक नया देश बांग्लादेश के रूप में बनाया था। 1999 में भारत और पाकिस्तान का तीसरा युद्ध हुआ, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना गया, और यह युद्ध कारगिल पर विजय हुआ, जिसे कारगिल युद्ध कहते हैं। यानी कि इस दौरान पाकिस्तानियों ने हमारे कारगिल की चौकी पर उसको अपने कब्ज़े में ले लिया था, जिसको आज़ाद कराने के लिए हमारी भारतीय सेनाओं ने बहुत कड़ी मेहनत की, मशक्क़त की और पाकिस्तानियों को हमने वहाँ से खदेड़ निकाला और इस तरीके से हमने यह कारगिल का जो युद्ध था वो जीता। और इस दौरान हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने इस पाकिस्तान की युद्ध का कड़ा जवाब दिया। हमारी सेना के बदौलत ये इस युद्ध को हमने जीता और इस कारगिल युद्ध को हम विजय दिवस के नाम से भी मनाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन। अब लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? जो LOC जो नियम बनाया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल POK को लेकर, उसका निरंतर पाकिस्तान उल्लंघन करता रहता है, सीज फायर करता रहता है, जिस वजह से जवाबी कार्रवाई भारत हमेशा करता रहता है। और हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसमें हमारी सेना ने अमेरिका के POK एरिया में घुसकर मुजफ्फराबाद आदि जगहों पर घुसकर आतंकियों को मार गिराया और अपने सही सलामत अपनी क्षेत्र तक वापस आए। फिर उसी दौरान एयर स्ट्राइक भी हमारी वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक भी किया गया और पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर उन्होंने बमबारी की। तो ये कुछ हमारे भारत पाक के साथ जो संघर्ष हुए, जो सैन्य हमले हुए, उनके कुछ विशेष वर्णन थे, यानी कि हमारी जो भारतीय सेना थी और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष हुए। अब देखो भारत और पाक समझौता क्या हुआ। निरंतर लड़ाई झगड़ों के बाद जो वाद विवाद होता है, युद्ध के बाद जो भी युद्ध ख़त्म होता है वो समझौते के तौर पर ख़त्म होता है। 1948 में जो पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीर पर हमला किया, उसका समझौता लाइन ऑफ कंट्रोल के तहत किया गया, यानी कि कश्मीर आधा आधा बांट दिया गया और उसमें एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी गई कि इस लाइन से आगे ना पाकिस्तान आगे आएंगे ना भारत आर्मी आगे जाएगी, उनको वहीं के वहीं रोक दिया गया। लेकिन फिर भी वहाँ पर आए दिन कहीं ना कहीं इस लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन हमें देखने को मिलता है। अभी हाल ही में आज इस लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन किया गया और कई हमारे जवान शहीद हुए और आतंकी मारे भी गए। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। 1960 में सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद था जो सुलझा लिया गया था। अब इसके अंदर क्या था कि सिंधु नदी और बाकी जो 5 नदियां हैं, रावी, व्यास, झेलम, सतलुज, अन्य जो नदियां हैं 5, इनके बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद था, जो पूर्णतः विश्व बैंक के माध्यम से सुलझा लिया गया है। सिंधु और बाकी व्यास, सिंधु जो नदी है उनका जो जल है वो पाकिस्तान लेता है, बाकी जो नदियां हैं उनका जल भारत लेता है। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। 1965 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद मध्यस्थता की थी। उस युद्ध को शांति स्थापित करने के लिए 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। सोवियत संघ की मध्यस्थता सोवियत संघ की मध्यस्थता थी इसमें, यानी कि सोवियत संघ ने इसकी मध्यस्थता की भूमिका निभाई और दोनों देशों को शांति स्थापित करने के लिए विवश किया। 1966 में
ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में ये समझौता हुआ था। और इसकी मुख्य बातें क्या थी कि एक दूसरे का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों से दूर रहेंगे और अपने अपने झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से तय करेंगे, यानी कि जो भी उनके झगड़े हैं उनको लड़ाई युद्ध नहीं करेंगे, वो शांतिपूर्वक बैठ के विचार विमर्श कर कर अपने झगड़ों का निर्धारण करेंगे। 1972 में शिमला समझौता व्यापार और आर्थिक सहयोग। 1972 में शिमला समझौता होता है। अब ये हुआ था 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस युद्ध के बाद एक शिमला समझौता होता है जिसमें 94,000 सैनिक पाकिस्तान के बंदी बना लिए जाते हैं। उसके बाद में एवज में शिमला समझौता किया जाता है। अब इसमें मुख्य बातें क्या थी? व्यापार और आर्थिक सहयोग। अगर ये समझौता किया गया था, इसके अंतर्गत व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई थी। विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्र में आपसी आदान प्रदान की बात की गई थी। आवागमन की सुविधाएं स्थापित की गई थी, यानी कि आवागमन की जो बेहतर सुविधाएं हो सकती हैं उसको बनाया जाए। लाहौर घोषणा पत्र ये 1999 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब कारगिल पर विजय हासिल की थी, जब ये समझौता हुआ लाहौर घोषणा पत्र, तो इसमें टिकाऊ, शांति, सौहार्दपूर्ण रिश्ते का विकास और मैत्रीपूर्ण सहयोग, यानी कि शांति स्थापित करने, एक ऐसी शांति जो टिकाऊ हो, निरंतर उसमें बाधा ना आए, सौहार्दपूर्ण रिश्ते बने रहें, कोई खटास ना आए, और विकास और मैत्रीपूर्ण, यानी जो सहयोग है वो मैत्रीपूर्ण सहयोग से हम विकास कर सकें, मित्रता पूर्वक। आगरा समझौता ये जो हुआ था बैठक, आगरा सम्मेलन हुआ था बैठक, ये सफल नहीं हो पाई थी। जैसे ही ये समझौता होता है, नवाज शरीफ अपने जब जाते हैं देश में, तो उसके तुरंत बाद हमारे ऊपर सीज़ फायर यानी LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी उसका उल्लंघन किया जाता है। तो ये थे हमारे भारत और पाक के समझौते। सो थैंक यू गाइज़ फॉर, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट में सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो को और आपको ये अगर समझ आया तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये चैनल आप अपने दोस्तों में सजेस्ट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये अपने दोस्त, जो भी आपके कलीग्स दोस्त हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपसे छोटे हैं, उन सभी को आप ये सजेस्ट करें पढ़ने के लिए। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइज़, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #The Indian Youth Foundation। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन और शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स आवर वीडियो।